लेकर हाजिर हैं आपके लिए विजन की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। और दोस्तों ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी संस्था का जो पहला प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा दिखाने का प्रयास नहीं करता कि हम हार्ड प्रश्न बनाते हैं, एक लेवल पे बनाते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का। तो आप इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे दोस्तों, एकदम सेटो प्रश्न है, कह सकते हैं जिस तरह से एग्जाम में आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रश्न को सेट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आपके पूरे एक एक जीएस को टॉपिक को किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं उससे कितना प्रेफरेंस देना चाहिए, इस हिसाब से पूरे जीएस से लेकर करंट अफेयर, स्टैटिक, यूपी स्पेशल सारी चीजों को बहुत ही बैलेंस तरीके से रखा गया है। अगर आप लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग को बहुत सारा नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए फैक्ट और बहुत सारी चीजें जो है आपको जानने को मिलेंगी। तो चलते हैं दोस्तों, आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा था दोस्तों, आरओ एआरओ के लिए हमने जो बेहतरीन से 5 टेस्ट सीरीज सिर्फ करवाया था और उसमें लगभग 14-15 तो डायरेक्ट इसी में से आए थे। आप लोग अभी भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। एक एक आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, मुगल साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया किसके शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई। तो दोस्तों एक तरह से बच्चों वाला प्रश्न है। आप लोग जानते हैं मुगल जो प्रशासन था औरंगजेब के समय अपने पीक पर था, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जो है धरातल पे आ गया। तो यहां पर दोस्तों औरंगजेब के समय ये पीक पर था, तो यही कह रहे हैं विघटन की प्रक्रिया कहां से हुई, तो जहां पीक पर था उसके बाद से, यानी औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब के बाद से ही जितने शासक हुए सब कमजोर सिद्ध हुए और जिसके कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। हम जो प्रश्न थोड़े से हल्के हों उस पर समय कम देंगे और सिर्फ आपको समझने के हम इस तरह से बताएं कि आप किसी भी प्रश्न को देखकर सोच सकें कि हमें उसे सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे दूसरे वाले को देख लीजिए, इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सॉल्व, अब जैसे दूसरे वाले प्रश्न को देख लीजिए, इसमें आपको दिया है कौन सा विकल्प बंगाल के नवाबों के शासनकाल को सही क्रम को दर्शाता है। तो आप कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप पहले और अंतिम के बारे में जानते हो। बंगाल में जो नवाबी शासन स्थापित हुआ 1717 से, तो उस समय दोस्तों जो सबसे पहला था वो मुर्शीद कुली खान था। और अंत में दोस्तों, अंत में जब आप लोग जानते हैं 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय सिराजुद्दौला था। तो बस आपका काम बन गया। पहला आप देख रहे हैं और अंतिम में यही है और कहीं ऐसा नहीं है। यहाँ सिराजुद्दौला है लेकिन यहाँ सुजाउद्दीन दे दिया है, तो इसलिए यह गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन इसका दामाद अली वर्दी खान, फिर अंत में सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध 1757 में ये हार गया था। तो समझ गए आप लोग। ऐसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आप आसानी से कर लोगे। कम नॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को क्रैक कर सकते हो। अगर हम लोग यहां देखें, तीसरा वाला को देखें, तो इसमें आपको दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और बताइए कि हमारे कौन से कथन सत्य हैं। तो आप अगर पहले वाले स्टेटमेंट को देखोगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी लुई 14वें के शासनकाल में कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से हुई थी। आप लोग जानते हैं दोस्तों सबसे अंत में फ्रांसीसी ही आए थे इंडिया में और सबसे अंत में यही गए भी थे। तो ये इनके लिए एक बड़ा फैक्ट होता है। और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंस में ये एकदम सही फैक्ट है, स्टेटमेंट है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं फ्रांसीसी, अगर दोस्तों हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जो कि दोस्तों गलत है। ऐसे अगर दिया होता दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की तब सही होता। अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो ये 1668 में सूरत में बनाया था इन्होंने। तो ये आपका सही है। पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में और दूसरी ये 1669 मसूलीपट्टनम में। तो ये आपका गलत हो गया, ये पहली वाला दूसरे सेंस में दे दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग देखें प्रश्न नंबर चौथे को। कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए
विचार करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं भारत में वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से अधिकांश सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में इसे पहले वाले ऑप्शन को सही मान लिए हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही कब होता कि ये इस समय असम का मोइदम्स भी शामिल हो गया है विश्व धरोहर स्थल में। तो इस समय भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ 42 जगह 43 होना चाहिए था, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो आप सही कर लीजिए। तो भारत में वर्तमान में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से अधिकांश सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कोई भी स्थल तभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है जब वह सभी 10 चयन मापदंडों को पूर्ण करता हो। नहीं मेरे भाई, 10 में से कोई भी एक मापदंड अगर वो पूरा कर रहा हो तो उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो गया, केवल पहला सही है। वैसे तो मैं अगर 43 न किया होता तो दोनों गलत हो जाते, लेकिन इन्होंने ए को मतलब ऑप्शन आंसर की में ए मान लिया है, तो इसलिए हमने इसको करेक्शन कर दिया कि यहाँ 43 होना चाहिए था। तो चले हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, पांचवें वाले प्रश्न को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य के रूप में, मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते हैं कौन सा है, ये 6वें वाले में है, ऑप्शन बी 51 AF। और जानते हैं 51 मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते हैं 51 A में ही है, और बाकी कोई 51 है ही नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत आप यहां कर देंगे, क्योंकि 51 A देखते हुए और कोई 51 A रहता तब दिमाग लगाना पड़ता। तो यही है, तो आप कह सकते हैं हाँ यही है हमारा। कोई को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कह रहे हैं कथन दिए गए हैं, बताकर कथनों को पढ़कर बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये चीज अभी 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ज्ञान भारतम मिशन का। तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत की जो पांडुलिपियां हैं उनकी विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना, उनको बचाना। आप लोग जानते हैं पांडुलिपि के बारे में भी यहां दिया है। पांडुलिपि वह हस्तलिखित रचना होती है जो कागज, वृक्ष की छाल या ताड़पत्र पर लिखी गई हो और जिसकी एज कम से कम 75 वर्ष हो, तो उसे पांडुलिपि में गिना जाता है। तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। आगे देखें कहां पर क्या दिया है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं। अब तो यहां पर हमें दिया है ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, दो के दोनों सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का, बहुत अच्छा, ये एक तरह का टेक्निकल वर्ड है, इसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम, भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल इंटरटेनमेंट से संबंधित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यह इसका उद्देश्य यही है कि डिजिटल ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को एक नई पहचान दिलाना। तो यस, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 8वें वाले को अगर हम लोग देखें तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी कोई मिस न हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा ये कथन सही होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? पहले हम लोग अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति यानी प्रमोशन राज्यपाल द्वारा की जाती है। यस, लेकिन यह कार्य उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। जी बिल्कुल, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला। दूसरा कह रहे हैं अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन, अधिकारिता और नामकरण की संरचना भारत सरकार द्वारा एक समान रूप से निर्धारित की जाती है। नहीं दोस्तों, हर राज्य की अपनी जो है न्यायिक प्रक्रिया एक तरह की अलग तरीके से होती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना अधीनस्थ न्यायपालिका दे दिया है ना, यही इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अधीनस्थ न्यायपालिका दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना और नामकरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हर एक राज्य की न्यायिक संरचना दूसरे राज्य से भिन्न हो जाती है। तो ये वाला आपका तो गलत हो गया, आपका जो उत्तर होगा ए वाला हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है। आगे अगर हम लोग 9वें वाले को देखें तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। क्रम में क्रोनोलॉजी में बताना है, ये कौन सा जो निर्णय आए थे इनको आधार वर्ष क्रोनोलॉजी में बताना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको तो कौन भूल सकता है, 1973 में केशवानंद भारती वाला ये केस आया था।
और शंकरी प्रसाद वाला 1951 में आया था। और सज्जन सिंह वाला कब आया था दोस्तों? 1960 में आया था। और गोलकनाथ वाला ये 1967 में आया था। तो सारी चीजें अब तो हमने कर दिया। सबसे अंत में आपका यही केशवानंद वाला होना चाहिए, यानी सबसे अंत में एक होना चाहिए, और सबसे पहले ये दो होना चाहिए थे शंकरी प्रसाद वाला। तो दो सबसे पहले कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और शंकरी के बाद सज्जन वाला होगा, तीन होना चाहिए, तो ये बी वाला हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा ये। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका ई हो जाएगा। 2 3 4 1। बहुत अच्छा, आगे चल। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। सिंपल सा प्रश्न है, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इसके बाद जो भ्रूण बनता है वो महिला के गर्भाशय में निषेचित कर दिया, यानी डाल दिया जाता है। तो यही है, प्रयोगशाला में निषेचन की एक असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11वें वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखें तो स्टेम कोशिकाएं एक ऐसी विशेष ऐसी विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना सकती हैं। जी बिल्कुल, और शरीर की अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। स्टेम कोशिकाओं उनके स्रोत के आधार पर सोमैटिक स्टेम कोशिकाओं और भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जी बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें को। बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर क्रोनोलॉजी में, आप लोग देख सकते हैं पीसीएस का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे आपको क्रोनोलॉजी से संबंधित बहुत प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों को वैश्विक राजनीति में विमर्श करने का स्थान बनाया। इसे कौन भूल सकता है? 1972 में हुआ था, ये 1972 में हुआ था, यस। और संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नीति को समीक्षा किया, आईपीसीसी जिसे कहा जा सकता है दोस्तों, ये 1988 में हुआ था। ये 1988 में हुआ था, इसको याद रखें। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये 1992 में। और यहाँ पर एक और हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो वाला दोस्तों ये हुआ था, क्योटो वाला 2005 में, 2005 में। और पेरिस वाला तो 2015 में हुआ था। तो सबसे अंत में आप पेरिस को रखेंगे, पांचवें सबसे अंत में रहेगा। और सबसे पहले कौन रहेगा? ये दो वाला स्टॉकहोम वाला, तो दो वाला सबसे पहले रहेगा। और उसके बाद कौन सा रहेगा? ये एक वाला रहेगा, 2 1 और अंत में 5। तो आपका ए वाला हो जाना चाहिए, 12 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे अगर हम दोस्तों देखें 13 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि डीएसएस व्हिटली, डीएस। तो साथियों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13वें को अगर देखें तो इसमें आपसे करें एक तरफ से फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। डीएस व्हिटलसी ने विश्व की कृषि प्रणालियों को कितने प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया है? तो 5 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया है, इसे याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 प्रमुख आधार पर, जैसे फसल एवं पशु सहचर्य, भू उपयोग की गहनता और कृषि संबंध संरचना और इसे मशीनीकरण का स्तर, ये सब करके उन्होंने 5 आधारों पर वर्गीकृत किया है, इसे याद रखे रहेंगे आप लोग। आगे अगर हम लोग ये 14वें वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं तो साथियों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14वें को देखें तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के संदर्भ में सही है। अब जरा पहला स्टेटमेंट को पढ़िए। आप कह रहे हैं स्थानांतरित कृषि मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। नहीं भाई, पहले ही गलत हो गया इनको, क्योंकि दोस्तों स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि प्रणाली आप लोग जानते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किए जाते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह में। तो इतना ही देखते ही आप इसे गलत कर देंगे और कह रहे हैं भूमि की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहती है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ें तो इस कृषि प्रणाली में कृषक वनस्पतियों को काटकर या जलाकर भूमि को साफ करता है और कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि को छोड़ देता है। यस,
ये वाला बिल्कुल सही है, ऊपर वाला आपका गलत था, तो ऑप्शन बी केवल 2 सही है आपका। आगे चले हम लोग, अगर 15वें वाले को देखें तो क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। हरिहर और बुक्का के विजयनगर राज्य की स्थापना करने की प्रक्रिया निम्नलिखित घटनाओं मतलब किस क्रम में है? तो आप लोग जानते हैं कांपिल राज्य का तुगलक द्वारा विजय, ये कंपली राज्य का तुगलक ने विजय कर लिया था सबसे पहले, और विजय करके हरिहर बुक्का को दिल्ली ले गया, और दिल्ली ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन किया, उन्हें मुसलमान बनाया, फिर बाद में वो तो फिर हिंदू बन गए, और बाद में फिर विजयनगर राज्य की स्थापना की है। तो सीधा सीधा दोस्तों यही से क्रोनोलॉजी यही वाला फॉलो है, 1 2 3 4, तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 16वें में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी हो जाए, क्योंकि कोई भी प्रश्न में एक ही जगह थोड़ा सा की पॉइंट होता है, वही आपको पकड़ना होता है, वही आपको उत्तर तक ले जाएगा। तो कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट कैसे देखोगे आप, सोपान, सोपान का मतलब आप जानते हो दोस्तों क्रम से आगे बढ़ना, जैसे सीढ़ी की तरह होता है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ जाना। तो सोपान प्रवास, प्रवास मतलब आप लोग जानते हैं अपने यहाँ से दूसरी जगह चले जाना। तो सोपान प्रवास वह स्थिति होती है, तो पहले हम आपको सोपान प्रवास की परिभाषा बता दें। सोपान प्रवास का मतलब होता है क्रमिक रूप से अपने घर से कहीं और जाकर बस जाना। जैसे आप लोग अपने घर से कहीं जा रहे हो काम करने, यहाँ गए छोटे शहर में, फिर थोड़ा सा और बड़े शहर में आ गए, फिर अपने राज्य के बाहर चले गए, फिर और मामला सही हुआ तो आप विदेश चले गए। ये इस तरीके से जो आप धीरे धीरे अपना घर छोड़ते हो, धीरे धीरे घर से दूर होते हो, इसे सोपान प्रवास कहा जाता है। तो इसमें यह गलत दे दिया है, कह रहे हैं सोपान प्रवास वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने गांव से शहर आकर कार्य करता है और शाम को वापस लौट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मामला यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया है। सबसे यहाँ पर इसे दिक् परिवर्तन कहा जाता है। तो सोपान प्रवास जो मैंने ये बताया ये कहा जाता है, और इन्होंने जो दिया है वे दिक् परिवर्तन का दे दिए हैं, जिसे इंग्लिश में कम्यूटेशन कहा जाता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। दूसरा वाला देखें तो उत्प्रवास, उत्प्रवास मतलब कहीं से आकर सेट हो जाना, बस जाना। तो उत्प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से बस जाता है। तो यस, दूसरा वाला ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका केवल 2 सत्य हो जाएगा। बहुत अच्छा, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, आपको इस कदर समझा दें कि आपको याद रहे, वो भूले ना। तो याद रखें ये जो दिया है ये दिक् परिवर्तन से संबंधित है, और हमने जो बताया कि धीरे धीरे जो है आगे बढ़कर एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये सोपान प्रवास होता है। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में, तो इसमें करें निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर है, सबसे उत्तर पश्चिमी जिला सहारनपुर है। जी बिल्कुल, सबसे उत्तर में देखेंगे और खास करके वो उत्तर पश्चिम में है, तो ये सहारनपुर है, बिल्कुल सही है, जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बच्चों वाली बात है, इतना तो आप लोग तुरंत धुआं कर देंगे इसे देखते ही। तो ये तो आपका सही हुआ। और दूसरा वाला स्टेटमेंट में यहाँ जो कह रहे हैं कि ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, हाँ बिल्कुल घिरा है, सही बात है। और ये वाला भी सही है। कह रहे हैं खीरी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, नहीं भाई सबसे बड़ा जिला है ये खीरी। तो ये या तो आपका गलत हो गया, और जबकि गाजियाबाद कह रहे हैं सबसे बड़ा है, नहीं मेरे भाई खीरी ही सबसे बड़ा है, हापुड़ सबसे छोटा है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो यस बिल्कुल सही है ये वाला, तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन आपका सही है, तो 1 2 और 4 सही होना चाहिए। यस सी वाला, बहुत अच्छा। 17 का हमारा सी हो गया। 18 वाले में अगर हम लोग अब देखें तो 18 वाले में आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें केंद्र के ही समय से ये लागू हैं। कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में ही किया गया था। तो यस बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग और राज्य सूचना आयोग केंद्र के समय से ही ये लागू है दोस्तों। इन तीनों का गठन 2005 में हुआ था, बिल्कुल सही। राज्य सुरक्षा आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों की स्थापना 2013 में हुई थी, बिल्कुल।
उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र सभी 75 जिलों में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी किया जा रहा है, पूरे 75 जिलों में अभी नहीं है। शुरुआत में 7 जिले थे, मतलब शुरुआत में जो मंडल वाले जिले थे वो थे, फिर 7 जिलों को और किया गया। अब सरकार कोशिश कर रही है 75 जिलों में स्थापित किया जाए, तो सरकार कोशिश कर रही है। तो चारों के चारों सही हैं, ऑप्शन डी आपका सत्य हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 19वें वाले में देखें तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और उससे संबंधित अम्ल का सही सुमेलित है। तो दोस्तों नींबू में कह रहे हैं कि नींबू में लैक्टिक एसिड, नहीं मेरे भाई, ये तो दूध दही वही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, नींबू में कहाँ पाया जाता है, नींबू में तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यस। और दोस्तों ये डी वाले में ये जो दे दिए हैं, सिरका में ऑक्सैलिक एसिड, जो कि गलत है, सिरके में एस्टिक एसिड होता है। और यहाँ पर जो मतलब ये टमाटर दे दिए हैं, टमाटर में तो सिट्रिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड तो नींबू में पाया जाता है, तो यही बी वाला आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें 20 वाले में, तो कह रहे हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था के औपचारिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था के औपचारिक सिद्धांत का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इनकी एक बुक आई थी दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में इनकी एक बुक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसी में उन्होंने ये बाजार अर्थव्यवस्था का। दोस्तों हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की आधुनिक विधि के विकास का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। तो राष्ट्रीय आय को मापने की आधुनिक विधि के विकास का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। तो साइमन कुजनेट्स को जाता है। साइमन कुजनेट्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहेंगे। जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ये सब आप लोग जानते हैं ना, तो ये सब अवधारणा कंसेप्ट यही अमेरिकी अर्थशास्त्री से साइमन कुजनेट्स यही दिए हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 22 वाला में थोड़ा सा जो बड़ा दिखता है उसको तोड़ने में और ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा दम नहीं होता है, वो बहुत सारी चीज़ें बता देता है, लेकिन देखने में तो लोग डर जाते हैं उसी को। कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो पहला वाला देखें तो मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई सबसे पहले 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नेतृत्व महबूब, ये पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक और इंगे कौल ने किया था। यस, बिल्कुल सही है। मानव विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 संकेतकों पर आधारित होता है। जी बिल्कुल, ये वाला आपका तो दोनों सही, दो ही सही हो गए, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 23 वाले में, तो सिंपल सा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस वर्ष एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। तो ये 93 में गए थे, सिंपल सा प्रश्न है, पेट टाइप का। तो ये आपका 23 का बी हो गया। 24 वाले को देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग नाम बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन आधिकारिक रूप से कब और कहां अस्तित्व में आया, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो कब और कहां अस्तित्व में आया दोस्तों, 1961 बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया। तो 1961 में आया, कहां आया, यूगोस्लाविया यानी बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे इसे, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, वहीं पर हुआ था। तो आगे चले हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं 25 वाले में, कुतुब मीनार के निर्माण और मरम्मत से संबंधित आपको कह रहे हैं किसका संबंध नहीं है। बहुत इस तरह का विवादित प्रश्न होता है, कुतुब मीनार से संबंधित पूछ लेगा, या फिर झील के संबंध में कुछ ऐसी झील है उसको किसने बनवाया, किसने मरम्मत करवाया, ऐसे सवाल जो बहुत सारे कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, यस, लेकिन ये मर गया, पूरा नहीं करा पाया, लेकिन पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया, यस, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि एक बार बिजली गिर गई थी तो कुछ तहस नहस हो गया था, तो उसको मेंटेन करवाया और एक फ्लोर और जोड़ दिया उस पर। तो फिरोज शाह तुगलक भी इससे संबंधित है, अलाउद्दीन इससे संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग 26 वाले में, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे हैं कि कथन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू किया गया। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पूरी तरह से संविधान इसी दिन लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कारण दिया है इसका, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। यस, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता का एक प्रण लिया गया था नेहरू जी के द्वारा उस समय।
तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। 26 का आपका ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो 26 का आपका आंसर ए हो गया। अब हम लोग देखें जरा क्वेश्चन नंबर ये 27 को। तो 27 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, कथन कारण से संबंधित ये भी है। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग प्रस्तुत की। आप लोग जानते हैं ये बात बिल्कुल सही है कथन। और पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था ये चौधरी रहमत अली खान, जिसमें पंजाब, अफगान और पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सम्मिलित थे। तो यस, तो ये दोनों कथन भी ये भी सही है, लेकिन दोस्तों ये एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें एक्सप्लेन वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दो के दोनों कथन सही है, कथन ए कथन बी, एक्सप्लेनेशन वाली इसमें बात नहीं है, तो सी हो जाएगा आपका इसमें। ये चीन योजनाओं की जांच के लिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है अलीगढ़ योजना जो 1938-39 से संबंधित है, इसका मुख्य प्रस्ताव क्या था। तो इससे हमें बताना इसका मुख्य प्रस्ताव क्या था। तो भारत को 4 स्वतंत्र राज्यों जैसे पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान में बांटना। तो उस समय यही मुस्लिम लीग एक तरह का अपनी योजना बनाई कि भारत को कैसे बांटा जाए, कहाँ कहाँ से तोड़ा जाए, कहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। तो उनको कहा कि एक पाकिस्तान बनेगा, एक बंगाल बनेगा, हैदराबाद बनेगा और हिंदुस्तान बनेगा। तो इसमें बांटने की इनकी एक तरह की योजना थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को अलीगढ़ योजना के नाम से जाना जाता है। 29 को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए जो पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय से संबंधित हैं। तो पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय को ध्यान में रख के आप सारी बातों को सोचिएगा। यहाँ कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में पश्चिमी हिमालय में वर्षा का प्रमुख स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। नहीं मेरे भाई, यह विक्षोभ के कारण होता है। आप लोग जानते हैं ये जो सिंधु नदी से काली नदी तक जिसे पश्चिमी हिमालय कहा जाता है, यहाँ दक्षिण पश्चिम वर्षा से अधिक वर्षा नहीं होती है। यहाँ मुख्य स्रोत यहाँ पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। तो पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। दूसरा वाला में औसत वार्षिक वर्षा के दृष्टि से पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जी बिल्कुल सही है। और पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की निम्नतम सीमा पूर्वी हिमालय की तुलना में नीचे स्थित है। तो यस, तो ये वाला आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें 30 वाले में, तो मिलाने टाइप का प्रश्न है, मिलान से संबंधित, हम लोग तुरंत मिला देते हैं। तो एक तरफ आपको दे दिया गया है हिमनद, दूसरी तरफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है बता दीजिए। तो सियाचिन कौन भूल सकता है दोस्तों, सियाचिन को कौन भूल सकता है, लद्दाख में है ये तो लद्दाख में है, यानी ए वाला हमारा 4 पे जाएगा। तो हम समझ गए उत्तर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये जेमू पिंडारी। तो जेमू कहाँ है, ये जेमू तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जेमू सिक्किम में है। तो सी वाला 1 पर जाना चाहिए। तो सी वाला 1 पर यहाँ भी है, बात नहीं बनी। अब आगे देखते हैं। अब बड़ा सिगरी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में है तो याद कर लेंगे। अब बड़ा सिगरी, कंगना रनौत ने कहा था कि हम बहुत सिगरेट पहले पीते थे, तो कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश सांसद भी हैं। तो सिगरी से सिगरेट, हिमाचल प्रदेश से कंगना, तो समझ जाइएगा आप। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये बी वाला आपका 3 पर आ जाएगा। तो बी वाला 3 पर, तो यही बी वाला हो जाएगा आपका। आगे जरा हम लोग अगर देखें तो बाकी एक अपना पिंडारी बचा है, तो ये उत्तराखंड पे लगा देना। उत्तराखंड में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए जाते हैं पवित्र भूमि पर, तो इससे भी आप पिंडारी उत्तराखंड ऐसे भी समझ जाइएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 31 में ये क्या कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो माजुली द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया जूती तथा सुबनसिरी नदी से घिरा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं 70 संस्था का दोस्तों यहाँ का मतलब है वैष्णव मठ। तो कह रहे हैं वैष्णव मठ असम में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रमुख केंद्र रही है। नहीं मेरे भाई, यह असम में तो है लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित नहीं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो सही है आपका केवल 1 हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
अगर हम लोग 32 वाले को देखें तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखें, उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की पर्यटक वहन क्षमता का आकलन किया जा रहा है ताकि अनियंत्रित पर्यटन और वाहनों के दबाव से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये वाला तो आपका सही हो गया। दूसरा कह रहे हैं बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच इस बात को इंगित करता है कि मनुष्य किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक उत्पादकता को समय से पहले समाप्त कर देते हैं। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी वाला हो जाएगा। अगर हम लोग ये 33 वाले को देखें इधर, तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करके बताएं, विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहे हैं रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन भारत थल सेना की युद्धक क्षमताओं को एकीकृत युद्धक समूह आईबीसी सिद्धांत के अनुरूप पुनर्गठित कर रही है। यस, पहला स्टेटमेंट तो आपका ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट को अब दोस्तों हम लोग जरा दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं एकीकृत युद्धक समूह केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और आपूर्ति के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सीमित समय में सीमित क्षेत्रों के तीव्र हमले कर सकता है, ये केवल निगरानी आपूर्ति के लिए नहीं होते बल्कि शत्रु के कमांड कंट्रोल को भी विघटित कर सकता है, बड़े पावरफुल हैं। कह रहे हैं कि जिनमें सीमित सैनिक और आक्रामक क्षमता नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। तो केवल एक सही हो जाएगा आपका ए वाला। आगे अगर हम लोग 34 वाले को देखें तो दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं आपके, जरा ध्यान दीजिए। तो 34 वाले में आपसे जो कहा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं होगा इसमें। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहे हैं कि प्रदेश में वर्तमान में केवल मंडल मुख्यालयों में बचपन डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टेटमेंट सही है ये। राज्य सरकार इन केंद्रों का विस्तार 26 और जिलों में करने की योजना बना रही है। यस, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से विशेष स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। यस, विशेष शिक्षकों की सेवा काल के दौरान रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी, जिससे शिक्षक भी एक तरह से नई चीज़ों को समझकर, जो पुराने शिक्षक हैं नई चीज़ों को समझें और बच्चों को भी समझाएं। तो सब के सब सही हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दम नहीं था इसमें। आगे अगर चले हम लोग ये 35 वाले को देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो एक साथ चुनाव यानी उसी को वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है, इसका तात्पर्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव देश भर में एक ही दिन कराए जाएं। एक ही दिन से संबंधित नहीं होता है मेरे भाई, एक ही साथ कराए जाएं। तो ये मामला यहाँ पर ये गड़बड़ा गया, तो ये आपका एक तरह का ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा कह रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, यस आप लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी वन नेशन वन इलेक्शन वाला, जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव का रोड मैप प्रस्तुत करता है। यस सही है। वर्तमान विधेयक में स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव में शामिल करने का प्रस्ताव है। तो यस, ये वाला भी आपका वर्तमान विधेयक में स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव में शामिल करने का प्रस्ताव है, तो नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, केवल दो वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब दोस्तों जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखें तो कह रहे हैं कि भारत में महिला श्रम भागीदारी दर, भारत में महिला श्रम भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में LFPR बोलते हैं। तो LFPR पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी कार्यपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं। तो यहाँ दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट लिखा है ग्रामीण महिला जो LFPR यानी भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 2017 से 2023-24, 17-18 से 23-24 के बीच 59% की वृद्धि दर्ज की गई है। यस, तो यस दोस्तों, ये यानी शॉर्टकट में ये कहना चाहते हैं जो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है 2017 से 18 और 2023-24 के बीच 69% की वृद्धि हुई है, जो कि सही है। दूसरा, शहरी महिला LFPR
और दूसरे में कह रहे हैं कि शहरी महिला के मामले में 2017-18 से 23-24 के दौरान कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, तो ये भी सही है। बिहार और हरियाणा जैसे राज्य में महिला LFPR अपेक्षाकृत अधिक रहा है, तो नहीं मेरे भाई, ये कम रहा है। बिहार और हरियाणा के लोगों में महिला श्रम बल भागीदारी कम रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत। राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी उल्लेखनीय वृद्धि हुई देखी गई, यस, ये चौथा सही है। तो 1 2 4 आपका सही है। 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 यहाँ बी है, यस। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन सा एशियाई देश है, यानी एशिया का देश, जापान के बाद दूसरा सुपर एज्ड समाज बनने वाला दूसरा देश बन गया है, जहां 65 वर्ष या उससे अधिक एज के लोगों की जनसंख्या 20% से अधिक हो गई है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, जिस देश में 65 वर्ष या उससे अधिक लोगों के संख्या 20% से, उसकी कुल संख्या के 20% से अधिक हो जाती है, उसे सुपर एज्ड समाज कहा जाता है। तो सुपर एज्ड समाज अभी तक तो जापान था, क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा जीते थे, यानी वहाँ 65 साल से अधिक लोग 20% से अधिक हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अभी ये दक्षिण कोरिया भी ऐसा बन गया है, उसी के एरिया में ये भी है। तो दक्षिण कोरिया भी सुपर एज्ड समाज बन गया है, यानी उसके यहाँ भी 65 वर्ष से अधिक लोग 20% से ऊपर चले गए हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 38 वाले में यहाँ क्या है कि रासायनिक हथियार कन्वेंशन कब लागू हुआ था। तो जानते हैं दोस्तों, ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन क्या होता है कि रासायनिक हथियार का उत्पादन न हो, उसकी खरीद बिक्री न हो, उसका प्रयोग न हो, क्योंकि रासायनिक हथियार बहुत ज़्यादा विनाशक होते हैं, बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं। तो इस पर ये एक तरह का रोक लगाता है। जो ये हुआ कब हुआ था, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हुआ था ये 97 में हुआ था। रासायनिक हथियार कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो ये 97 में लागू हुआ था, याद रखे रहेंगे इसको। आगे जरा हम लोग देखें, ये 39 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कौन सा हमारा सही है। तो फेवा डायलॉग नेपाल और चीन के बीच शुरू की गई एक संवाद श्रृंखला है। यस, फेवा डायलॉग नेपाल और चीन के बीच, अभी तो नेपाल जल रहा है बेचारा, तो ये सो सही है। दूसरा, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र आर्थिक एकीकरण पर नेपाल का पहला आधिकारिक थिंक टैंक फोरम है, तो यस, ये भी सही है। आगे अगर हम लोग ये तीसरा वाला देखें तो इसका नाम नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित फेवा झील के नाम पर रखा गया है, तो नहीं भाई, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यह नेपाल की एक पोखरा घाटी में स्थित है। ये जो फेवा है दोस्तों, नेपाल की एक पोखरा घाटी में स्थित है, न कि काठमांडू में। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये तो नेपाल का पोखरा घाटी में ही है, यस, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही हुआ 1 और 2, सॉरी सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 40 वाले में, तो 40 वाले में आपसे कहा जा रहा है कि भारत के विमानन क्षेत्र के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं। विमानन क्षेत्र के संदर्भ में पढ़कर बताएं कौन सा आंसर होगा हमारा। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई बाजार है। यस, बिल्कुल, तीसरा सबसे बड़ा हवाई बाजार बन गया है भारत, ये है। और दूसरे वाले में कह रहे हैं कि 2024 तक भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 175 से अधिक थी, तो नहीं मेरे भाई, 175 नहीं, 157 परिचालन में थे, इतना भी अभी नहीं हो पाया है, 157 थे, 175 नहीं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। भारत में महिला पायलटों का प्रतिशत वैश्विक औसत से अधिक है। यस, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो महिला पायलट हैं वो अगर हम लोग विश्व का औसत के रूप में देखते हैं तो वो ये 5% है, लेकिन भारत में ये 15 हो गया है, तो यानी 3 गुना, विश्व वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है। तो यस, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 1 और 3, तो आपका बी वाला हो जाएगा। 40 हो जाएगा आपका, 40 हो गया। 41 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 338 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट देखें तो 46 वाले में आप लोग जानते हैं दोस्तों, राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक
और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। यस, डीपीएसपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। और अनुच्छेद 38 के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप लोग। अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 338 से ए में देखेंगे तो जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी में देखेंगे तो पिछड़ी जातियों से संबंधित है, उसके यानी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। तो ये वाला भी आपका सही है, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं यहाँ पर। तो यस, ये हमने देख। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। कह रहे हैं इसमें नमस्ते योजना का संबंध किससे है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 2023 में एक योजना आई थी, नमस्ते योजना। इसका संबंध किससे है कि जो खतरनाक स्वच्छ कार्यों में लगे होते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक, सीवर वगैरह की सफाई करते हैं, हाथ से करते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मानवता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ऐसे कार्यों में मशीनीकरण का उपयोग किया जाए, यानी स्वच्छ कार्यों के मशीनीकरण से संबंधित है ये नमस्ते योजना, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन एंड मैकेनाइज्ड सैनिटाइज इकोसिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म यही है। आपको कभी भी आए नमस्ते योजना किससे संबंधित है, तो खतरनाक स्वच्छ कार्यों में मशीनीकरण से संबंधित है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 43 वाले को देखें दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहे हैं कि भारत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स UNCND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है, पहली बार चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का ये संस्था है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कर रहे हैं UNCND यानी कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यों का एक सहायक निकाय है। जी बिल्कुल, इतनी बात तो सही है, लेकिन कह रहे हैं केवल पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं केवल एशियाई देशों के मादक पदार्थ के मामलों की समीक्षा करता है, जो कि गलत हो गया। कहीं भी आपको केवल मिले या इस तरह का नहीं मिल जाए तो ऐसे शब्द पर ध्यान दीजिए, वही की पॉइंट होता है। तो ये केवल एशियाई देशों के लिए नहीं, बल्कि ये वैश्विक लेवल के लिए मादक पदार्थ के मामलों की समीक्षा करता है, जो कि ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। आगे अगर हम लोग 44 वाले को देखें तो इसमें दोस्तों क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के संबंध और भारत की भूमिका के संबंध के मामले में कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट को पढ़े तो भारत को 2025-26 की अवधि के लिए इस आयोग के लिए पुनः चुना गया है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। यह आयोग केवल संयुक्त राष्ट्र, यहां देखिए फिर केवल दे दिया, केवल संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्य के लिए देशों के लिए गठित हुआ है। तो जो कि यहाँ भी गलती हो गया, केवल संयुक्त राष्ट्र के लिए नहीं है, अन्य के लिए भी है, तो ये गलत हो गया। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में से वर्दीधारी कर्मियों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत में है। तो यस, भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में वर्दीधारी कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान करता है। तो ये तीसरा भी सही है। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। यस, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 44-45 वाले को देखें तो जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर जो फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है उसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप लोग पढ़े होंगे उम्मीद है। कि चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को सम्मानित किया गया है। तो माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे देखें दोस्तों, अगर हम लोग ये 46 वाले में, तो 46 वाले में भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्विस्ट मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कथन है, इन पर विचार करके बताइए कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट को देखें तो फसाई ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर पैकेज्ड होके आता है उसको हाई रिस्क फूड श्रेणी में वर्गीकृत किया है, यानी यह बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है, इस श्रेणी में डाल दिया है फसाई ने। फसाई का आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाद्य पदार्थों के मानक को तय करती है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क फूड श्रेणी में डाल दिया। हाई रिस्क फूड श्रेणी वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाने के लिए तैयार होते हैं और जिनमें रोगजनक बैक्टीरिया का गुणन तेजी से फैलता है, यानी हो सकता है। यस, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है।
तीसरा वाला को अगर हम लोग देखें तो तीसरा वाला में कह रहे हैं हाई रिस्क फूड श्रेणी में आने वाले उत्पाद के लिए फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से वार्षिक खाद्य सुरक्षा ऑडिट करवाना आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये तीन के तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 47 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में किस बीमारी को भारत सरकार द्वारा सूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है, यानी नोटिफिकेबल डिसीज, यानी वो बीमारी आपको हो जाती है तो आपको सूचित करना होगा, सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो ये क्या है दोस्तों? सर्पदंश है। यानी किसी को अगर सांप काट लेता है तो बहुत लोग सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, बहुत लोग की तंत्रिका तंत्र फेल हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे सरकार को एक विशेष नंबर पर या वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो यही है, याद रखे रहिए, सर्पदंश यानी स्नेक बाइट, यानी सांप जिसे काट लेता है तो उसे करना होगा, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2023 तक जो सर्पदंश है उसको हम सर्पदंश या उससे होने वाली बीमारियों को 50% तक हमें कम करना है। तो ये चीज यहां पर याद रखे रहेंगे आप लोग, आपको ये काम आएगा। आगे कोई भी अगर पूछ लेगा तो परसेंटेज भी पूछ सकता है या और कुछ भी पूछ सकता है। 2023 तक इसको आधी करनी है सर्पदंश से होने वाली बीमारियों को। आगे दोस्तों 68 वाले में अगर हम देखें तो कौन सा पदार्थ पिघलने पर आयतन घटने का गुण प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघल जाते हैं, जैसे ठोस अवस्था में है तो वो आपको ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर वो पिघला दोगे तो उसकी आयतन कम हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा एक उदाहरण दोस्तों बर्फ होता है। आप लोग जानते हैं बर्फ, अगर आप लोग एक गिलास बर्फ लीजिए पूरा भरा है और पिघलेगा तो वो देखेंगे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है बर्फ में। और बाकी सब में तो आयतन आपको लिक्विड फॉर्म में आने पर वो बढ़ जाता है, लेकिन बर्फ, पानी लिक्विड फॉर्म में आने पर ठोस की तुलना में उसका आयतन घट जाता है। तो यस, 48 का आपका बी हो जाएगा। तो चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी जो है दोस्तों दिक्कत ना हो एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लगे लेकिन ये अच्छे से हो जाए। एक तरफ आपको रोग दे दिया गया है, एक तरफ आपको कारक दे दिया है, करें कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है उसे हमें बता देना है। तो चले भाई हम लोग बताते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्लेग दोस्तों, प्लेग किसके होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, ये तो बात सही है। एड्स दोस्तों ये वायरस से होता है, आप लोग जानते हैं, ये भी सही है। गंजापन ये कवक से होता है। तो तीन को तीनों आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो फिक्स है, ये इसी से होता है। तो चौथा के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप कह सकते हैं हाँ भाई यही गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा कि जो मलेरिया होता है दोस्तों यहाँ पर, ये मलेरिया ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये आपको पता होता है। तो प्लेग तो ये समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर जो मलेरिया का यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से नहीं, यह प्रोटोजोआ से होता है। आप समझ गए होंगे। आगे देखें अगर हम लोग, ये तो 50वें वाले में क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है फिजिक्स से संबंधित। रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर से सड़क या जमीन पर जल का भ्रम दिखाई देता है देने की घटना को भौतिक सिद्धांत के क्या कारण है? तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं गर्मी वगैरह आप पक्की सड़कों पर जाते होंगे या बलुई क्षेत्रों में जाते होंगे तो या कोई कंक्रीट वाला क्षेत्र देखते होंगे, ऐसा लगता है हमें भ्रम होता है कि आगे पानी है, खास करके गर्मी वगैरह में, लेकिन वो पानी नहीं रहता है, दूर से देखने पर ऐसा भ्रम होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका मैं जरा सा अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए कंक्रीट की सड़क है और सड़क गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। आप लोग जानते हैं हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, तो यहां सड़क के ऊपर जो हवा है, नीचे वाली हवा ज्यादा गर्म है, इसके ऊपर वाली हवा कम गर्म है। तो जब प्रकाश पड़ता है तो आप लोग जानते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया, हल्का सा माध्यम चेंज हो जाता है तो ऐसा लगता है पानी जैसा फील होता है। तो ये मैं आपको शॉर्टकट में समझाया, डिटेल्स में इसका एक वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं जाकर। तो ये आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 51 वाले को देखें तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि कथन कारण से संबंधित है, कथन दिया, कारण है। तो कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। जी बिल्कुल हैं, कोई डाउट नहीं। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये सब ओजोन के से जो उसके मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उसको क्षति पहुंचाते हैं, इसी को कहा जाता है ओजोन छिद्र। इन पदार्थों में उपस्थित क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर
ओजोन अणुओं का अपघटन करते हैं, वही बात जो मैंने बताया, तो बिल्कुल सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, 51 का ए आपका हो गया। 52 वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि मनुष्य अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए जितनी भूमि और संसाधन की आवश्यकता होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सिंपल प्रश्न मेरे भाई, पारिस्थितिकी पदछाप, पारिस्थितिकी अथवा इकोसिस्टम फुटप्रिंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग जानते हैं मनुष्य अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए जितनी भूमि और संसाधन की आवश्यकता उसको होती है उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखें 53 वाले में, तो इसमें भी एक कथन कारण वाला दे दिया है प्रश्न, कथन है कारण है। कथन में कह रहे हैं एल नीनो, एल नीनो के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एल नीनो के कारण भारत में मानसून के आगमन और प्रगति पर नकारात्मक यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, एल नीनो को में एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के निकट समुद्री जल के तापमान को घटा देता है, जो कि दोस्तों यहां पर ये थोड़ा सा यहां गलत कर दिया, घटा नहीं देता है, तापमान को बढ़ा देता है। तो यहां ये चीज यहां थोड़ा सा गलत दे दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, केवल एक सही है। आपका ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग देखें तो ये घटा नहीं देता है, नॉर्मल से 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग वो बढ़ा देता है, इतना याद रखे रहेंगे। आगे अगर 54 वाले को देखें तो इसमें भी कथन कारण से संबंधित बातें आपको दी गई हैं। तो एक तरफ कथन दिया, कारण है, पढ़कर बताइए कौन सा आंसर होगा। जुलाई के महीने में अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण यानी आईटीसी-जेड जिसे हम लोग कहते हैं, गंगा के मैदान के आसपास 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक खिसक जाता है। तो ये जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुड़ जाती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कारण ए को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही भी हैं, और कारण आर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा ए वाला, दोनों सही हैं, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे अगर हम लोग देखें ये 55 वाले में, तो 55 वाले में आपसे कहा जा रहा है कि मानसून विच्छेद, ब्रेक इन मानसून के बारे में दिया गया है, आप लोग इसके खूब पढ़े होंगे, आरओ यारो में भी ये प्रश्न पूछा गया था इस साल वाले में। तो मानसून विच्छेद किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं भाई, मानसून काल में कुछ दिनों के लिए वर्षा रुक जाना, एक हफ्ते या एक महीना या 2-4 दिन रुक जाना, लंबे समय तक वर्षा का रुक जाना, यही मानसून विच्छेद है। आगे अगर हम लोग देखें 54 वाले 56 वाले में, तो कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंट्रोपी मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन का होता है, जिसे आप लोग ग्रामी में पढ़े होंगे। तो किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके एंट्रोपी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों एंट्रोपी बढ़ जाती है, ताप बढ़ाओगे तो जैसे लिक्विड अवस्था में आएगी तो उसकी एंट्रोपी सॉलिड फॉर्म से ज्यादा लिक्विड की एंट्रोपी होती है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, 56 का आपका ये सी हो जाएगा, बढ़ जाती है एंट्रोपी। आगे अगर हम लोग 57 की बात करें, तो मानव शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारे वश में नहीं रहते, ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, लार आना, वमन और पलक झपकना, ये सब अनैच्छिक क्रिया में आते हैं, जो मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है दोस्तों, उसी के माध्यम से ये होती है। तो जो मेडुला, जो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, पश्चिम मस्तिष्क का एक नाम होता है दोस्तों मेडुला, तो इसी मेडुला के द्वारा ये कंट्रोल होती है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं। आगे अगर हम लोग देखें तो 58 में, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, मतलब कौन सा हार्मोन जो प्लांट हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है, उसके बारे में बताना है हमें। तो दोस्तों जिबरलिन यहां दिया है, इंसुलिन दिया है, इंसुलिन तो आप लोग जानते हैं ये मानव पाया जाता है, अगर दोस्तों ये जो डायबिटीज की बीमारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये, तो ये तो नहीं होगा, पहले ही इसको हम हटा देते हैं। तो पादप हार्मोन नहीं है, तो अच्छा नहीं है पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये भी हो जाएगा, ऑक्सीन भी है, जिबरलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ये सब प्लांट हार्मोन है, जबकि ये डी वाला ये मेमल्स हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ये मानव में पाया जाता है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का डी आपका। बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग देखें तो
ये 59 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है कि एक मुख्य रूप से जैसे लाइट ऊपर आ रही है तो लाइट को इकट्ठा करके, इतनी दूर सारी लाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर लाना जिससे कि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। जैसे सोलर भट्टियों वगैरह में उपयोग किया जाता है और छोटी चीजों को बड़ा दिखाने के लिए भी अवतल का उपयोग किया जाता है। तो टार्च और सर्च लाइट में जैसे डॉक्टर आंख, कान, नाक इत्यादि की जांच करते समय ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों की हेडलाइट में भी उपयोग होता है। दूरबीन में तारों को छोटा देखने के लिए, ये तो नहीं होता है, यही आपका आंसर है। सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का होता है। तो दूरबीन में तारों को छोटा दिखाने के लिए ये अवतल नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 60 वाले को देखें तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में कैसी होती है। तो यहां दोस्तों थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, आपको कह रहे हैं मिश्र धातु यानी कई धातुओं को मिला लें और फिर उन धातुओं, जितनी धातुओं को मिलाएं उनका अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर लें। तो अगर उनकी प्रतिरोधकता चेंज करेंगे, अगर चेक करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट मेटल्स हैं उसकी तुलना में जो मिश्र धातु है उसकी प्रतिरोधकता यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो ये आपका मामला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता तो उसके अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक हो जाती है। सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। 61 वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कथन एक दिया है, कथन ए, कथन बी। तो कह रहे हैं मध्यकालीन यात्रियों में विभिन्न कारणों से यात्राएं की जिसमें रोजगार, व्यापार, धार्मिक आस्था और साहसिकता प्रमुख थे। यस, मध्यकालीन में आप लोग जो बहुत सारे नाम सुने होंगे उन्होंने यात्रा किया था। तो फाहियान, ह्वेनसांग, ये सब बहुत सारे मामले आपने पढ़े होंगे। तो ये सब इसी के तहत वो यात्राएं की थी, जो कि कथन एक में सही है। अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर के वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत जिसे हम कहते हैं, हमें उपमहाद्वीप के सामाजिक जीवन को समझने में सहायक हैं। तो यस, ए भी वाला आपका, ए भी ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पर दो दोस्तों हमारा जो सही होना चाहिए, ये दोनों के दोनों सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे अगर हम लोग 62 वाले को देख लें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये मेडिवल से संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है। जरा ध्यान देंगे, विचार करिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो सन 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के बाद अल बिरूनी को सुल्तान महमूद गजनवी अपनी राजधानी गजनी ले गया, जहां उसने जीवन के शेष वर्ष बिताए। जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और किताबुल हिंद के बारे में दिया है। किताबुल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अल बिरूनी ने भारतीय परंपराओं के वर्णन के साथ साथ अन्य संस्कृतियों से तुलना भी की है। तो यस, आप लोग जानते हैं किताबुल रहला अल बिरूनी ने लिखा है। तो ये दोनों के दोनों बातें यहाँ पर सही है। तो 62 में आपका ये सी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ। आगे अगर हम लोग ये 63 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ कह रहे हैं शरिया कानून। शरिया कानून किन किन आधारों पर स्थापित है। तो शरिया कानून दोस्तों कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इज्मा, इन सब पर आधारित है। शरिया कानून के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 64 वाले को देखें तो कह रहे हैं इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वीरशैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर बताना है। कथन ए, कथन बी दिया है, दो कथन है। वीरशैव परंपरा की शुरुआत उड़ीसा में हुई और इसके नेता बसवन्ना एक बौद्ध भिक्षु थे। तो दोस्तों ये उड़ीसा में नहीं, ये कर्नाटक में हुई थी, पहले ही गलत हो गया ये। और लिंगायत समुदाय पुनर्जन्म में आस्था रखता था और मृतक का दाह संस्कार करता था, जो कि ये भी गलत है। दाह संस्कार नहीं है, मृतक को दफनाते थे। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यही होगा, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा 65 वाले में क्या है, यहाँ 65 वाले में है कि कथन एक दिया है यहाँ और कथन कारण आर दिया है। लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार फैसलों की संभावना कम होती है। जी बिल्कुल, बच्चों टाइप की बात है, आप लोग खूब जानते होंगे। लोकतंत्र में इन सब का जगह तो नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है।
लोकतंत्र शासन में फैसले व्यापक चर्चा और बहस के बाद लिए जाते हैं जिसमें अधिक लोगों की भागीदारी होती है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे अगर हम लोग 66 वाले को देखें तो 66 वाले में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा ये सही है। तो 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुगल, अफगान और मराठों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष ने ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया। जी बिल्कुल दोस्तों, 18वीं शताब्दी में आप लोग देखेंगे सन 1700 के बाद वाले मैटर में तो आपको त्रिकोणीय संघर्ष, मुगल, अफगान, मराठा और कहीं कहीं राजपूत आपको देखेंगे आपस में ही सब लड़ रहे थे, जिसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध आप लोग जानते हैं 1761 में अफगान की विजय के बाद अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुआ था। ये 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दावली मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दावली जीत गया था और इसने भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि ये जहां से आया था, मिडल एशिया से आया था, वहां जहां इसका मूल शासन था वहां इसको बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ी, भाग गया, जो कि यहाँ पर स्थायी साम्राज्य नहीं बना पाया। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो केवल ए सही होगा, ए सही, आर गलत है। 66 का आपका जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 66 का ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो 67 का, तो 67 में क्या है, अंग्रेजी शासन को भारत में वरदान, अंग्रेजी शासन को भारत में वरदान मानने का प्रमुख तर्क क्या है। तो कुछ ऐसे लेखक हैं दोस्तों जो अंग्रेजी शासन को भारत में मतलब वरदान साबित मानते हैं। क्यों मानते हैं दोस्तों? इसको दोस्तों इसलिए माना जाता है कि जातिवाद, कुरीतियों से ग्रस्त समाज में सुधार लाने के लिए अंग्रेजों ने जो कदम उठाए उसके लिए कुछ लेखक इसे वरदान साबित मानते हैं कि अंग्रेज नहीं आए होते तो ये लोग सभ्य नहीं हो पाते, जातिवाद नहीं मिटता, कुरीतियां नहीं होती, समाज में बहुत सारी बुराइयां रहती, ये सब। तो 67 का आपका सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, बी हुआ। आगे देखें अगर ये 68 वाले में, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख लेंगे। अभी थोड़ा सा, अभी मैं आपको यहाँ कई सारा फैक्ट याद दिला देता हूँ। तो इसमें कह रहे हैं कि मुगल सम्राट का सही कालक्रम क्या है। तो उत्तरकालीन मुगल, आप लोग जानते हैं अभी जो पहला प्रश्न में था, औरंगजेब के बाद जो जितने मुगल शासक आए उनको उत्तरकालीन मुगल शासन कहा जाता है, क्योंकि वहां से मुगल शासन उतरने लगा था। इस तरह से याद कर लीजिए, तो वही होता है। तो यहाँ पर मतलब इनका कालक्रम दिया है, क्रोनोलॉजी दिया है। क्रोनोलॉजी इसका याद करने के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य पीक पर था, उसके बाद ढहने लगा, जमीन पर आ गया। तो इसका एक हमने ट्रिक याद किया है, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, आदित्य योगी नाथ। तो आप लोग जानते हैं बीजेपी आ गई, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आ गए, तो मुगल का पतन होना तय हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो आप लोग ऐसे याद करिए, यहां पर आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम यानी बी, जहांदारा शाह जे, फर्रुख शियार पी। फिर रफी उद्दराज को छोड़ दीजिए, थोड़े समय के लिए आया था ये, इन दोनों को छोड़ देते हैं हम लोग। तो फिर आ जाते हैं ये मोहम्मद शाह यम, अहमद शाह ये अमित शाह को मान लीजिए, आलमगीर आदित्य योगी नाथ को मान लीजिए। तो ऐसे याद कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। तो ये आपका यही ट्रिक होता है, थोड़ा ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल शासन सम्राट जो है उनका कालक्रम है ये। तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जफर तो आप लोग जानते हैं सबसे अंत में यही था। इसको बेटों को अंग्रेजों ने गला काट कर इनको सामने रख दिया था। आगे अगर हम लोग देखें तो 59 में हमारे पास क्या है, यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार कर बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष समाप्त हो गया और मराठा शक्ति बिखर गई। तो यस, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही होना चाहिए। ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की अभिभावक बनाकर औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। तो ये भी सही है। 18वीं शताब्दी प्रारंभ में पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा प्रदान की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो सही आंसर होना चाहिए, यहाँ पर हमारा
तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को जरा देखें। तो कह रहे हैं कुछ कथन दिए हैं, इन पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो कह रहे हैं संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष समाप्त हो गया और मराठा शक्ति बिखर गई। नहीं मेरे भाई, संभाजी के मरने के बाद भी मराठा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ और मराठा शक्ति लगभग संगठित थी, बिखरी हुई नहीं थी। तो ये वाला आपका ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आगे देखें, राजा राम 1700 तक जारी रखे थे तो बिखर कैसे गई, तो ये वाला मामला गलत हो जाएगा। ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की अभिभावक बनकर औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। यस, ये तो सही है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा प्रदान की। जी बिल्कुल, तो इन दोनों सही हैं, तो इससे ये लगता है कि ये भी गलत होगा, पहला वाला तो गलत ही है। तो 2 और 3 सही है आपका, 2 और 3 स्टेटमेंट सही होने चाहिए, तो आपका बी में यही वाला सही हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 70 वाले को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित एससी यानी अनुसूचित जनजाति, तो सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में, आपको निम्नलिखित कुछ राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, याद रखिए कंफ्यूज न होइएगा, एसटी की बात पूछा जा रहा है, एससी की नहीं। तो एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत अन्य विकल्पों की तुलना में सर्वाधिक है। तो कहां पर सर्वाधिक है, ये प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है, याद रखिए, ये कंफ्यूज न होइएगा। अभी आरओ में एक प्रश्न प्रतिशत को लेकर बहुत ज्यादा उसमें बवाल हुआ है, गोवा महाराष्ट्र को लेकर। तो यहां पर दोस्तों क्या है, यही करें प्रतिशत के मामलों में सबसे ज्यादा कहां है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में एसटी की बात करें तो कुल जनसंख्या का केवल लगभग आधा % है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर ये कम हो जाएगा। और देखें तमिलनाडु में लगभग 1.1% है, 1.1% है तमिलनाडु में उसकी कुल जनसंख्या का। बिहार में अगर देखें तो लगभग 1.25% है, 1.28%, तो ये सवा मान लें 1.25%। और केरल में दोस्तों कितना है, केरल में लगभग 1.5% है, 1.45%। तो इन दिए हुए ऑप्शन में सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत केरल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 71 में अगर देखें तो कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में बताना है। तो दोस्तों ये जो पहला आरओ का एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें कह रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर आप लोग जानते हैं बिहार की है, नो डाउट। बिहार के बाद दोस्तों किसका नंबर आता है, पश्चिम बंगाल का आता है, फिर केरल, उसके बाद यूपी। तो यहाँ पूछा है घटते क्रम में बताना है, तो सही क्रम कौन है, तो केरल, ये ए वाला हो जाएगा आपका, 71 का ए हो जाएगा। तो ये सॉरी, यस, तो ये ए वाला भी जनसंख्या घनत्व, तो यही वाला होगा, यही होगा, ऑप्शन यही होगा। आगे अगर हम लोग देखें 72 वाले में, तो किस दशक में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा कि पहले क्या होता था, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा थी खास करके आजादी के बाद, लेकिन सरकारों ने लगातार प्रयास किया जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने की, धीरे धीरे कम। तो आज के समय से देखेंगे, आज जो जनसंख्या वृद्धि आने वाले समय में और कम होगी, सरकार का और लक्ष्य है कि और इसको कम किया जाए, और इसको जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सबसे पीछे वाला समय है वहां देखेंगे तो वहां आपको ज्यादा मिलेगा, खास करके 61 से 71 वाले में। तो ये आपको दिमाग नहीं, ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और सबसे कम सबसे नए वाले समय में आ जाइए, यहाँ आइए, और 2001 से 11 में आएंगे तो और कम मिलेगा, अभी 2011 से 21 में जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। अब हम लोग 73 वाले को देखें तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतें जिला योजना में सम्मिलित की जाती हैं।
तो कौन सी की जाती हैं जिला योजना में, कौन सी सम्मिलित की जाती हैं? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग जानते हैं। आगे अगर हम लोग 74 की बात करें तो कह रहे हैं भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1889 ईस्वी में की गई। यह संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये बरेली में है, इज्जत नगर में है, इज्जत नगर जो कि बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 75 वाले को देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों को उनकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के न्यूनतम से अधिकतम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्रों को उनकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वे सूर्य के प्रकाश से कितना ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, तो यही होता है। तो ये जो पेड़ पौधे बड़े हैं वो ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करेंगे, जो घास फूस हैं वो कम करेंगे। तो यही ट्रिक अगर अपनाएंगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जहां धूप ज्यादा होगी, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, तो यस उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी भी है यहाँ अच्छा खासा और वन भी है। तो ये सबसे ज्यादा जो है औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता इसकी सबसे अधिक रहेगी। तो इसमें बताना है कि न्यूनतम से अधिकतम क्रम में हमें बताना है। तो सबसे अधिक यही है, तो ये सबसे अंत में होगा, दो वाला सबसे अंत में होना चाहिए, यानी इन्हीं दोनों में से कोई हमारा उत्तर होगा। ये बात अब हम लोग समझ चुके हैं। और सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम कहाँ होगा दोस्तों? तो वो ठंड वाला प्रदेश हो और घास हो, यानी जैसे एक घास क्षेत्र ठंड वाले में है, एक गर्मी वाले में है। तो ठंड वाले की कम होगी, गर्मी वाले को उत्पादकता ज्यादा होगी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश दे दिया है यहाँ, तो और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन दे दिया है। तो वन ज्यादा होता है क्योंकि पेड़ पौधे बड़े होते हैं और घास छोटे होते हैं। तो घास वाला पहले पे आ जाएगा, यानी सबसे कम इसी का होगा। तो सबसे कम इसी का होगा, यहाँ पर दिया है। उसके बाद ये आपका ये उष्णकटिबंधीय सवाना आ जाएगा क्योंकि ये भी घास ही है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन आ जाएगा, फिर अंत में ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे इसे। तो दोस्तों आधा प्रश्न हमने ये अपनी जो पहली टेस्ट सीरीज विजन की, ये पहली टेस्ट सीरीज थी, इसका पार्ट ए देख लिया है। वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, हमको भी कोई दिक्कत न आए बनाने में, तो इसलिए पार्ट ए को हम बनाकर यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम इसी टेस्ट सीरीज पहले का पार्ट बी बनाकर अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से देख लेंगे। सीरियल बाय से सीरियल होगा। जैसे आरओ में अगर आप लोग हमारा चैनल फॉलो किए होंगे, देखे होंगे, तो मैंने ही बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करके बताया था। थोड़ा सा हमारी टेस्ट सीरीज दोस्तों ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको चीजों को इस तरह से बता दें कि उससे इर्द गिर्द अगर कोई चीजें आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। तो चले हम लोग मिलते हैं